नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं फिर से रेडी हूँ एक और नए वीडियो के लिए। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका डिप्थीरिया टॉक्सिन। तो पहले हम छोटा सा एक डिस्कशन करते हैं कि डिप्थीरिया टॉक्सिन का क्या मतलब होता है। तो डिप्थीरिया टॉक्सिन एक तरीका का ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि एक बैक्टीरिया से ड्राइव होता है। तो जो बैक्टीरिया है वो है आपका कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। तो ये एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर टॉक्सिन है, दिस पर्टिकुलर टॉक्सिन इज एक्चुअली एनकोडेड बाय दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया, यानी कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। अब ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी जो है, तो क्या ये अपने आप से ये पर्टिकुलर एंजाइम को कोड कर सकता है या इसके भी अंदर एक बड़ा एक नया सा झमेला सा है? तो थोड़ा वो भी देखते हैं। सपोज़ करो, जैसे कि सपोज़ मैंने ये आपका ड्रॉ किया है। लेट्स से ये आपका एक कॉर्निबैक्टीरियम है और यहाँ पे अगर मैं से कहूँ कि ये आपका एक पर्टिकुलर एंजाइम को कोड कर पाएगा, तो ये उस पर्टिकुलर एंजाइम यानी कि डिप्थीरिया टॉक्सिन को ये कोड नहीं कर पाता। डिप्थीरिया टॉक्सिन, इट कैन नॉट कोड द डिप्थीरिया टॉक्सिन। तो फिर अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यार ये पर्टिकुलर टॉक्सिन एक्चुअली आएगा कहाँ से? तो ये जो पर्टिकुलर टॉक्सिन है वो आपका कहीं दूसरी जगह से आता है। अब वो दूसरी जगह क्या हो सकती है? तो वो दूसरी जगह होती है वो आपकी है एक वायरस। तो वायरस की स्टोरी कुछ इस तरह से, सबसे पहले हमारे पास में ये बैक्टीरिया होगा, मैं इसको डिप्थीरिया बैक्टीरिया बोल सकता हूँ, बैक्टीरिया। इसको मैं शॉर्ट में आपका कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, CD इसको मैंने मेंशन किया है। ओके, तो अब इसको भी इन्फेक्ट करने वाला एक वायरस होगा। आप जानते ही हैं वो वायरस कैसे होते हैं। उन वायरसेस को हम बेसिकली बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं। तो ये एक तरीके का बैक्टीरियोफेज है। तो एक बैक्टीरियोफेज होगा, सपोज मैं ये मान लेता हूँ ये एक बैक्टीरियोफेज है। तो ये बैक्टीरियोफेज क्या काम करने वाला है? वो आपका इसके अंदर इन्फेक्शन करेगा और जब यहाँ पे जाके वो इन्फेक्शन करेगा तो आप जानते हैं कि वो अपना जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो RNA हो चाहे DNA हो, वो सभी तरह के जेनेटिक मटेरियल को वो अपने होस्ट में ट्रांसफ़र कर देता है। उसी तरीके से इस पर्टिकुलर इस वायरस ने भी अपना जेनेटिक मटेरियल को इस पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल के अंदर आपका ट्रांसफ़र कर दिया। ओके अब यहाँ से एक नया गेम शुरू होता है। वो गेम क्या है? एक्चुअली क्या है, ये जो वायरस का जो जीनोम है, अब ये आपका कुछ मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करवाएगा बाय दिस पर्टिकुलर होस्ट। अब ये जो पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल जो बनेंगे यहाँ पे, सपोज मैं इसको कुछ ग्रीन कलर के बॉक्स से बना के दिखाता हूँ। तो ये जो ग्रीन कलर के बॉक्सेस हैं, एक्चुअली इन्हीं को आप डिप्थीरिया टॉक्सिन कंसिडर कर सकते हो। डिप्थीरिया टॉक्सिन। तो इस बात से बड़ा ही ये पक्का हो गया कि डिप्थीरिया टॉक्सिन जो है वो कभी भी डायरेक्ट बैक्टीरिया से आपको ड्राइव नहीं होता। एक्चुअली डिप्थीरिया टॉक्सिन इज द फेज एनकोडेड प्रोटीन एंजाइम या एंजाइम विच इज़ एक्चुअली सीक्रेटेड बाय दीज बैक्टीरिया। एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया ये अपने आप से इस पर्टिकुलर चीज़ को सिंथेसाइज नहीं कर सकता। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द हैविंग द इन्फेक्शन ऑफ कॉर्निफेज बैक्टीरिया, कॉर्निफेज। हाँ, ये तो मैंने आपको बताना रही है कि वो वायरस जो होगा उस वायरस का क्या नाम होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे जो इन्फेक्शन करने वाला जो वायरस है उस वायरस का नाम है कुछ ये, मैं लिखता हूँ कॉर्निफेज। इसको हम बोलेंगे कॉर्निफेज बीटा। तो कॉर्निफेज बीटा वायरस का इन्फेक्शन होगा इस पर्टिकुलर होस्ट के अंदर, और तब जाके ये अपना यहाँ पर जीन्स को इंसर्ट करेगा। और जब इनकी जीन्स जब होस्ट सेल के अंदर यानी बैक्टीरिया के अंदर जब आ चुकी होंगी, तब जाके यहाँ पे इनका एक्सप्रेशन होगा, तब जाके ये पर्टिकुलर एंजाइम बनेगा। और ये एंजाइम जब आपका सीक्रेट किया जाएगा तब ये जाके आपका एक टॉक्सिन की तरह काम करने वाला है। तो अभी ये क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि यार ये जो एंजाइम जो अभी बाहर रिलीज़ हुआ है इसको हमें टॉक्सिन मानना चाहिए या फिर एक एंजाइम मानना चाहिए? तो देखते हैं इसको हम डिप्थीरिया टॉक्सिन क्यों बोलते हैं, डिप्थीरिया टॉक्सिन। तो पहला पॉइंट तो भाई आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए सभी के दिमाग में कि डिप्थीरिया टॉक्सिन इज़ नॉट द बैक्टीरियल ओरिजिनेशन डायरेक्टली। Actually, this is the indirect product. It means we can say the diphtheria toxin is phase encoded enzyme and which is actually secreted by this particular bacteria.
अब ये जो पर्टिकुलर यहाँ से एंजाइम जब या ऐसे हम टॉक्सिन या जो भी बोल रहे हैं वो हम जब इसे सिक्रेट कराते होंगे तो अब ये क्या काम करने वाला है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका ये बैक्टीरिया आपका ने डिप्थीरिया टॉक्सिन को सिक्रेट आउट किया। और जब ये सिक्रीशन में जब आ चुका हो तो अब ये क्या काम आगे जाके करेगा। तो एक्चुअली ये काम करेगा कई सारे आपके जीटीपी डिपेंडेंट एंजाइम सिस्टम्स के ऊपर। तो इट विल वर्क और इट विल इनएक्टिवेट मैनी जीटीपी डिपेंडेंट एंजाइम सिस्टम। अब ये एंजाइम डिपेंडेंट जितने भी जीटीपी डिपेंडेंट जितने भी एंजाइम्स हैं तो ये कई सारे हो सकते हैं हमारे पास। ऐसा और हाँ, ऐसा भी नहीं कि आपके जितने भी ये जीटीपी डिपेंडेंट एंजाइम होंगे सभी को जाकर ये इनएक्टिवेट करने वाला है, नहीं ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली ये कुछ खास तरीके के जो एंजाइम्स हैं ये और जो जीटीपी डिपेंडेंट भी हैं ये उनको जाके आपका टारगेट करने वाला है। तो एक्चुअली ये किस तरीके से आपका ये इनएक्टिवेट करेगा तो थोड़ा सा वो भी देखते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि एक कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होता है, आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो आप कभी इसकी बात करेंगे हम। तो एक कोवेलेंट मॉडिफिकेशन है जो कि प्रोटीन्स के अंदर होता है। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, अब ये जो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन है यूजुअली कई बार आपने पढ़ा होगा ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में होता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ओके। तो ये कुछ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन का एक सिस्टम है जिसमें कि हम कुछ कोवेलेंट मॉडिफिकेशन कराने वाले हैं। तो होता कुछ ये कि हमारे पास में जो अभी एंजाइम आया, फॉर एग्जांपल ये डिप्थीरिया टॉक्सिन जिसे बोल रहे हैं, मैं इसको डिप्थीरिया टॉक्सिन को DT लिखता हूँ, है ना। तो डिप्थीरिया टॉक्सिन ये एक्चुअली वर्क करने वाला है अपने एक सबस्ट्रेट के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया कि ये कई सारे सबस्ट्रेट हो सकते हैं जो कि जीटीपी डिपेंडेंट एंजाइम भी होंगे, ठीक है। तो मैं कुछ एक मॉडल बना के आपके सामने रखता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरीके से आपका एक कोई एंजाइम है, ओके, और ये जीटीपी डिपेंडेंट भी है। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये जीटीपी डिपेंडेंट एंजाइम है। अब ये एक्चुअली क्या काम करेगा, यहाँ पर आपका ये जो पर्टिकुलर डिप्थीरिया टॉक्सिन है इस पर्टिकुलर एंजाइम के ऊपर या प्रोटीन के ऊपर ये एक नया गेम करता है। क्या गेम है वो, तो वो एक नया गेम जो है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर वो एक नई चीज़ को यहाँ पर ऐड कराता है। किसके ऊपर, जीटीपी डिपेंडेंट एंजाइम के ऊपर। अब ये चीज़ क्या है, ये है आपका एडीपी राइबोसिल ग्रुप। एडीपी राइबोसिल ग्रुप, तो एडीपी राइबोसिल ग्रुप क्या है, मैं भी आपको छोटा सा दिखा दूंगा कि एडीपी राइबोसिल ग्रुप ये होता है, ठीक है सर। लेकिन ये आपका इसके ऊपर एडीपी राइबोस ग्रुप को यहाँ पर ऐड कर देगा इन पर्टिकुलर एंजाइम्स के ऊपर। अब होगा क्या इसके ऐड करने की वजह से, अब होगा ये कि ये जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे एंजाइम आपके ख़राब हो जाएंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑल दीज जीटीपी डिपेंडेंट एंजाइम विच आर एक्चुअली एडीपी राइबोसाइलेटेड बाय डिप्थीरिया टॉक्सिन विल गेट इनएक्टिवेटेड, ओके। तो ये सारे के सारे एंजाइम्स आपके इनएक्टिवेट हो जाएंगे। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है कि एडीपी राइबोस जो ग्रुप है एक्चुअली ये आता कहाँ से, है ना। तो अब इसका बड़ा ही सिंपल सा आंसर है कि ये जो पर्टिकुलर एडीपी राइबोसिल जो ग्रुप है एक्चुअली दिस इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम एन एडी प्लस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइनिक्लोटाइड। और ये इसका एक डेरिवेटिव मॉलिक्यूल है, यानी कि यहाँ से आपका एडीपी राइबोसिल ग्रुप को ड्राइव किया जाएगा। तो इसका मतलब बड़ा ही पक्का हो गया कि ये जो पर्टिकुलर एंजाइम यानी कि डिप्थीरिया टॉक्सिन जो है वो आपका एक तरीके का ऐसा एंजाइम है जो कि एनएडी डिपेंडेंट एडीपी राइबोसाइलेशन रिएक्शन करेगा। तो इस तरह से हम लोग ये एक सेंटेंस बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एंजाइम यानी कि डिप्थीरिया टॉक्सिन जो है, डिप्थीरिया टॉक्सिन इज अ एनएडी प्लस डिपेंडेंट, मैं लिखता हूँ एनएडी प्लस डिपेंडेंट एडीपी राइबोसाइलेज। आप उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे एडीपी राइबोसाइलेज हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एडीपी राइबोसाइलेशन करा देता है किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आपका ये काम करने वाला है। चलो अभी आगे चलते हैं कि आपका इस डिप्थीरिया टॉक्सिन के कुछ प्रैक्टिकल जो इम्पैक्ट्स हो सकते हैं हमारे ऊपर, तो वो क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। डिप्थीरिया टॉक्सिन,
impact in eukaryotes। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ द डिप्थीरिया टॉक्सिन इन यूकैरियोटिक सिस्टम। तो जैसा कि आप जानते होंगे हमारे यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर कई सारे जीटीपी डिपेंडेंट आपके प्रोटीन्स या एंजाइम्स हो सकते हैं। तो इन्हीं में अगर हम बात करें तो हमारे पास में सबसे एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है या प्रोटीन बोलना चाहिए, प्रोटीन है जो कि ट्रांसलेशन में काम करता है। ओके, एंड दैट प्रोटीन इज स्मॉल ई F2। जो स्टूडेंट इस चीज़ को नोट कर रहे हैं तो वो आपको कुछ इसी तरीके से इसको नोट करें, क्योंकि ये स्मॉल ई जो है वो किस चीज़ के लिए, ये स्मॉल ई डिनोट करता है आपका यूकैरियोटिक सिस्टम के लिए। तो ये यूकैरियोटिक सिस्टम हो गया। ओके, तो यूकैरियोटिक सिस्टम का ये आपका एक एलोंगेशन फैक्टर है। EF, कैपिटल EF जो है वो आपका एलोंगेशन फैक्टर है 2, इसका एक डेजिग्नेशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन के अंदर कुछ हमारे पास में यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर एलोंगेशन फैक्टर्स की नीड होने वाली है। एलोंगेशन फैक्टर आप जानते होंगे, एलोंगेशन फैक्टर जो होते हैं वो आपका प्रोटीन का एलोंगेशन करने में आपका हेल्प कर रहे होते हैं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। ओके, तो अभी हम लोग जो EEF2 है इसकी बात यहाँ पर क्यों करने वाले। एक्चुअली होता क्या है कि जो डिप्थीरिया टॉक्सिन है, मैंने आपको पहले बताया कि ये आपका ADP राइबोसाइलेशन कर रहा होता है। तो डिप्थीरिया टॉक्सिन जिसको मैं DT से आपको मेंशन किया है, ये क्या काम करता है, ये आपका EEF2 जो है इसके ऊपर भी आपका ADP राइबोसाइलेशन करा देता है। फॉर एग्जांपल इसको मैं मान सकता हूँ, जैसे ये आपका होगा ADP राइबोसिल ग्रुप, ADP राइबोसिल ग्रुप। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आपका दिस ADP राइबोसिल ग्रुप इज एक्चुअली कोवलेंटली लिंक्ड ऑन EEF2 बाय दिस एंजाइम दैट इज DT, दैट इज, इसको मैं बोलूँ तो आपका बोल सकते हैं डिप्थीरिया टॉक्सिन। ओके, तो ये छोटा सा मैंने एक आइडिया दिया कि आपका ये किस तरीके से काम करने वाला है। अभी क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि ये जो डिप्थीरिया टॉक्सिन है यानी कि एंजाइम जो है वो EEF2 के किस पॉइंट पर जाकर ये पर्टिकुलर ADP राइबोसाइलेशन की प्रोसेस को एक्चुअली परफॉर्म कराएगा। हाँ, तो इस EEF2 के पास में एक स्पेशल अमाइनो एसिड होगा। एक्चुअली स्पेशल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका एक अनकॉमन अमाइनो एसिड मिलने वाला है। अनकॉमन अमाइनो एसिड जो होता है यहाँ पर इस केस में मिलेगा डिप्थामाइड। तो यहाँ पे जो आपका एक अनकॉमन अमीनो एसिड है वो है आपका डिप्थामाइड। एक्चुअली डिप्थामाइड आप जानते होंगे ये जितने भी आपके अनकॉमन अमीनो एसिड्स होते हैं वो कहीं ना किसी अमीनो एसिड से ही ड्राइव हुए होते हैं। तो अगर हम ये देखें तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये CSR नेट के जो एग्ज़ाम में आपका कई बार इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि ये आपका कहाँ से ड्राइव हुआ होगा। तो बड़ा ही सिंपल सा है कि ये जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड है, दिस पर्टिकुलर अमीनो एसिड इज डराइव फ्रॉम हिस्टिडीन। तो ये आपका हिस्टिडीन से ड्राइव हुआ है। अब ये आपका EEF2 के पास में एक स्पेशल अमीनो एसिड है। स्पेशल क्या, इसको मुझे अनकॉमन अमीनो एसिड बोलना चाहिए, जो कि आपका EEF2 के पास प्रेजेंट है। तो ये एक पर्टिकुलर जो डिप्थामाइड यहाँ पर प्रेजेंट, इसके ऊपर जो एंजाइम आएगा और वो एंजाइम होगा कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल इसको मैं बोलता हूँ DT, डिप्थीरिया टॉक्सिन। तो डिप्थीरिया टॉक्सिन क्या काम करने वाला है, वो आपका इसके ऊपर एक ADP राइबोसिल ग्रुप को यहाँ पर जाके ऐड कर देगा लाइक दिस। फॉर एग्जांपल ये आप इसको ADP राइबोसिल ग्रुप मान सकते हो, ADP राइबोस। तो जब हम इसके ऊपर जब ADP राइबोसाइलेशन कर देते हैं तब जाके ये पर्टिकुलर EEF2 एक्चुअली ये अपना काम करना बंद कर देता है और इस तरीके से ये पर्टिकुलर जो EEF2 ट्रांसलेशन फैक्टर जो है वो अपना एक तरीके से इनएक्टिवेट हो जाता है। तो कह सकते हैं कि आफ्टर ADP राइबोसाइलेशन ऑफ EEF2 बाय दिस पर्टिकुलर डिप्थीरिया टॉक्सिन एंजाइम, दिस पर्टिकुलर EEF2 बिकम्स इनएक्टिवेटेड। अब ये आपका अपना फंक्शन नहीं करने पाएगा। ओके, तो ये एक छोटी सी चीज़ है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें कई बार ये बन सकता है कि जो EEF2 है इसके अंदर ये डिप्थामाइड आता कहाँ से। तो बस इसका एक सिंपल आंसर है कि जो डिप्थामाइड है वो आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के द्वारा इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस
पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जो होंगे EF2 के अंदर, इसके अंदर एक पर्टिकुलर हिस्टिडीन होगा एंड दैट हिस्टिडीन विल बी कन्वर्टेड इनटू द डिप्थामाइड। ओके, तो आप ये चीज़ नोट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये EF2 के अंदर हिस्टिडीन का कन्वर्जन करके हम डिप्थामाइड को कोड करते हैं। अब एक क्वेश्चन और ये अराइज होता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ हैविंग दिस पर्टिकुलर अनकॉमन अमाइनो एसिड डिप्थामाइड, जबकि हमारे पास में हिस्टिडीन भी तो है वहाँ पे, तो हिस्टिडीन काम नहीं कर सकता। यस, तो एक्चुअली द हिस्टिडीन अमाइनो एसिड इज़ वेरी इनसफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क, जो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो उसके लिए एक नाकाफ़ी है, तो उसको अच्छे से कराने के लिए हमारे पास में ये डिप्थामाइड ही चाहिए। तो अभी हम देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिप्थामाइड इन EEF2। तो आप छोटा सा एक हेडिंग डाल सकते हो, द रोल ऑफ डिप्थामाइड, द रोल ऑफ डिप्थामाइड इन EEF2। तो छोटा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा ये डिप्थामाइड के लिए। देखो एक्चुअली क्या है, देखो ये जितने भी अनकॉमन अमीनो एसिड हमारे पास होते हैं तो उनका एक स्पेशल फंक्शन हो जाता है। उस ये कहीं इतना ज़्यादा स्पेशल होता है जो कि आपका एक स्टैंडर्ड अमीनो एसिड काम नहीं कर सकते। अगर सपोज हम लोग ये मान लें कि आपका हिस्टिडीन वो आपका फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, तो फिर क्या ज़रूरत है कि हम लोग आपका वहाँ पर हिस्टिडीन की जगह पे आपका हम डिप्थामाइड लें। तो इसका मतलब ये कि आपका जो हिस्टिडीन है इस काम के लिए वो एक तरीके से नाकाफ़ी होगा, है ना, या फिर इनएफिशिएंट होगा, जिसकी वजह से हमने आपका हिस्टिडीन को ना चुनकर हमने एक स्पेशल अमीनो एसिड को चुना, जो कि आपका इस हिस्टिडीन का ही एक मॉडिफाइड वर्जन। तो इसलिए आपका हम लोग यहाँ पे आपका एक डिप्थामाइड को हम लेके आते हैं। और अगर आपको किसी को डिटेल चाहिए तो आप मेरे से अलग से बात कर सकते हो। फिलहाल मैं अभी अपने टॉपिक के ऊपर चलता हूँ। तो जो डिप्थामाइड है एक्चुअली ये क्या काम करने वाला है, एक्चुअली डिप्थामाइड जो कि EEF2 के अंदर प्रेजेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द करेक्ट कोडन रीडिंग फ्रेम ड्यूरिंग द ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हो। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द करेक्ट, थोड़ी राइटिंग गंदी आ रही है, थोड़ा मैनेज कर लेना, राइटिंग को इग्नोर मानना। मेंटेन द करेक्ट, साथ में मैं बोल भी रहा हूँ, करेक्ट कोड ऑन रीडिंग फ्रेम ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन। ओके, तो आप ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन की बात करें तो ट्रांसलोकेशन तो जानते ही होंगे, ट्रांसलोकेशन क्या चीज़ होती है। एक्चुअली ट्रांसलोकेशन आपका एक ऐसा सिस्टम होता है इन ट्रांसलेशन जिसमें कि हम लोग आपका ए साइड को हम वैकेंट कर लेते हैं। जिसको आपका ये जिसने पढ़ रखा होगा ट्रांसलेशन तो उनको इस चीज़ के बारे में अच्छे से आइडिया होगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसलोकेशन वाला सिस्टम आपका ख़राब हो जाएगा। जब आपका ट्रांसलोकेशन वाला सिस्टम जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या हम प्रोटीन ट्रांसलेशन को इलोंगेट कर पाएंगे या प्रोटीन ट्रांसलेशन को फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि डिप्थीरिया टॉक्सिन जो है वो कहीं ना कहीं आपका EF2 के ऊपर जहाँ पर डिप्थामाइड होगा वहाँ पर जाकर ADP राइबोसाइलेशन करके इस पर्टिकुलर EF2 को ख़राब कर देगा, ताकि वो ये पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म ना करने पाए। पर्टिकुलर टास्क की जो इसकी बात करें वो है आपका ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन जब नहीं होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज़ नो इलोंगेशन। तो इलोंगेशन नहीं होगा, जब इलोंगेशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली आपकी प्रोटीन डिस्टर्ब हो जाएगी, नो प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस तरीके से आपका पर्टिकुलर प्रोटीन आपका डिस्ट्रप्शन में चली जाती है। ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन और जो बन सकता है वो ये कि क्या आपका इसी तरह का ADP राइबोसाइलेशन क्या बैक्टीरिया के अंदर भी हो सकता है? जैसे वहाँ भी तो कुछ आपका GDP डिपेंडेंट प्रोटीन्स होती हैं। सपोज जैसे मैं आपका ट्रांसलोकेशन की यही बात करूँ इन केस ऑफ बैक्टीरिया, तो वहाँ पर होता है आपका EFG। तो जिस स्टूडेंट ने पढ़ रखा है तो आपको उसके बारे में आइडिया होगा EFG क्या होता है। तो एक्चुअली ये आपका ट्रांसलोकेशन कराता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सिस्टम। तो क्या ये यहाँ पर भी आपका डिप्थीरिया टॉक्सिन का कुछ इम्पैक्ट होगा? तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरीके का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आपका इस तरीके का ट्रांसलोकेशन को डिस्टर्ब करने के लिए क्या DT का यूज़ नहीं है, तो वो क्यों नहीं? बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है, क्यों? क्योंकि इस तरह का जो अनयूजुअल मॉडिफिकेशन जो है, अनयूजुअल मॉडिफिकेशन जो कि अभी हमने EEF2 के अंदर पढ़ा, वो उस तरीके का मॉडिफिकेशन यहाँ पर एब्सेंट होता है।
तो EFG के अंदर इस तरह का कोई केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं है। जब मॉडिफिकेशन नहीं तो इस तरह का मतलब ये भी हो गया कि डिप्थीरिया टॉक्सिन के लिए ये ससेप्टेबल नहीं होगा। तो मीन हम कह सकते हैं कि EFG ऑफ द प्रोकैरियोटिक सिस्टम लैक दिस पर्टिकुलर अनयूजुअल मॉडिफिकेशन, जिसमें कि हम हिस्टीडीन को डिप्थामाइड में कन्वर्ट करने वाले, एंड दिस इज द रीज़न दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट ससेप्टेबल फॉर द डिप्थीरिया टॉक्सिन। ओके, तो आप ये सारी चीज़ अपने तरीके से आप नोट कर सकते हो। मैं अब इसके आगे चला हूँ। ओके, अभी हम बात करते हैं कि ये डिप्थीरिया टॉक्सिन डिप्थामाइड के किस पॉइंट पर जाकर ये एक तरीके से ADP राइबोसाइलेशन करने वाला है। तो छोटा सा देखो, आपको आइडिया ही होगा कि आपने पिछली क्लासेस में कभी पढ़ा भी होगा कि जो हिस्टीडीन होता है, हिस्टीडीन के अंदर आपका एक R ग्रुप के अंदर एक चीज़ होती है, वो होती है आपकी इमिडाजोल रिंग। आपको याद आ गया होगा इमिडाजोल रिंग। ओके, और इस रिंग में आपको पता ही होगा यहाँ पे नाइट्रोजन भी होता है। अब चूंकि ये डिप्थामाइड जो है ये आपका इसका डेरिवेटिव है आपका हिस्टीडीन का, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं डिप्थामाइड विल आल्सो कंटेन दिस पर्टिकुलर इमिडाजोल रिंग। इमिडा क्या लग गया ना, डिप्थामाइड, तो इसके अंदर भी आपका ये इमिडाजोल ग्रुप होने वाला है या रिंग होने वाला है। तो बेसिकली जो ADP राइबोसाइलेशन की जो प्रोसेस होती है वो आपका होती है इमिडाजोल ग्रुप के जो नाइट्रोजन होता है वहाँ पर। अब ये जो पर्टिकुलर ADP राइबोसाइलेशन जो किया जाएगा वो आपको जैसे मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर आपका जो एंजाइम होगा वो होगा DT को, मतलब मैं डिप्थीरिया टॉक्सिन की बात कर रहा हूँ। तो डिप्थीरिया टॉक्सिन आपका यहाँ पर आपका ये इमिडाजोल ग्रुप के ऊपर जो जहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है वहाँ पर ADP राइबोसाइलेशन कराएगा। तो देखो, जब इसके ऊपर डिप्थामाइड के ऊपर जब हम लोग ADP राइबोसाइलेशन जब कर चुके होते हैं तो उसकी वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज आपके हो सकते हैं जब हम लोग डिप्थामाइड के ऊपर ADP राइबोसाइलेशन जब करा चुके होते होंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ADP राइबोसाइलेटेड EEF2 रिटेन्स द एबिलिटी टू बाइंड GTP। ठीक है, तो इट मीन्स कह सकते हैं कि आपका ADP राइबोसाइलेटेड EEF2 रिटेन द एबिलिटी टू बाइंड टू द GTP। लेकिन इनके साथ में एक छोटी सी प्रॉब्लम और आ जाएगी, वो क्या होगी, बट दे आर अनेबल टू फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, अनेबल टू फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो एक्चुअली होने वाला क्या है कि इनके पास में GTP तो बाउंड रहेगा, ये ठीक है, लेकिन जो मुश्किल आने वाली वही है कि ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस करने का जो फंक्शन है वो आपका ख़राब हो जाता है, और इस तरीके से ये आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। और हम लोग फाइनली देखते हैं कि आपका ये पर्टिकुलर एंजाइम यानी कि डिप्थीरिया टॉक्सिन कभी भी आपका प्रोटीन सिंथेसिस को कम्प्लीटली अच्छे से नहीं होने देता। अभी एक क्वेश्चन हम लोग जो अलग से हम बात कर सकते हैं, डिप्थीरिया टॉक्सिन तो वैसे हमारा कंप्लीट हो गया। एक नया टॉपिक जो हम इसमें डिस्कशन में लेके आ सकते हैं वो ये कि क्या डिप्थीरिया टॉक्सिन को हम किसी तरीके से बेनिफिशियल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, और हम एक छोटा सा एक काम करके देखना चाहें तो ये काम हो सकता है। क्या कि डिप्थीरिया टॉक्सिन को हम एक एंटी फंगल एजेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी फंगल क्यों? क्योंकि ये आपका फंगस जितने भी होते हैं आपको पता ही है, ये आपका यूकैरियोटिक सिस्टम होते हैं, और यूकैरियोटिक सिस्टम पर ये आपका डिप्थीरिया टॉक्सिन अच्छे से काम करता है। ठीक है, एक तो ये काम कर सकते हैं, हम चाहें तो आपका इसको एंटी कैंसरस एजेंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एंटी कैंसर इसलिए क्योंकि जो कैंसर होता है, कैंसर भी तो आपका यूकैरियोटिक सिस्टम में ही तो होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिप्थीरिया टॉक्सिन को हम एक तरीके से कैंसर सेल को किल करने में या फिर फंगस को किल करने में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये क्या इस तरीके से यूज़ होता है या नहीं होता वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम इसको एक स्ट्रेटेजी के तौर पर हम लोग ले ज़रूर सकते हैं। थैंक यू। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है।